जय श्री राम एवरीवन। 2024 8 राशियों के लिए कैसा जाने वाला है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन के बारे में कि इनके लिए ये साल कैसा जाने वाला है। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। तो अब हम धनु से चालू करते हैं। देखिए धनु के लिए क्या होने वाला है। तीसरे भाव में एक क्रूर ग्रह पूरे साल गोचर करेगा, जिसे बहुत शुभ लेना चाहिए। ये आपके पराक्रम की वृद्धि करेगा। इस साल को निकालते वक्त एक अलग ही जोश आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपके चौथे भाव में राहु का गोचर रहेगा। राहु असमंजस की स्थिति पैदा करता है, इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद में आऊँगा, लेकिन ये पूरे साल यहाँ पर रहने वाला है। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी मनस्थिति को ये व्याकुल रखेगा, मानसिक स्थिति को बहुत ज़्यादा सुकून में नहीं होने देगा जब चौथे में राहु चलता है। तो अगर मैं आपके लग्नाधिपति की बात करूं तो आधे साल तो भैया वो आपके त्रिकोण में रहेगा, जो कि बड़ा शुभ माना जाता है। और उसके बाद उसका गोचर संघर्ष वाले भाव यानी कि छठे भाव में चला जाएगा। आधे साल वो वहाँ रहेगा। दोनों में क्या अंतर आएगा अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। अब फरवरी से आधे मार्च तक दूसरे भाव में उच्च का मंगल रहेगा। ध्यान से देखिएगा, फरवरी में भी और आधे मार्च तक मंगल आपका दूसरे भाव में गोचर करेगा। मंगल कौन है आपकी पत्रिका में? एक त्रिकोण का स्वामी है, शुभ लिया जाता है। और वो अगर दो त्रिकोण भाव यानी कि चौथी दृष्टि से वो आपके संतान भाव, बुद्धि भाव को देखेगा और अपनी अष्टम दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखेगा, इसे हमें शुभ लेना चाहिए। ये शुभ कैसे होगा? ये बुद्धि विवेक के लिए शुभ है, ये भाग्य वृद्धि के लिए शुभ है। तो इस कॉम्बिनेशन को आप अच्छा देख सकते हैं कि भाई ये जो टाइम पीरियड रहने वाला है वो विशेष लाभकारी रहेगा। क्यों? क्योंकि मंगल एक शुभ ग्रह होकर आपकी कुंडली के अच्छे भावों पर दृष्टि डालने वाला है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होगा? मार्च में पिता का स्वामी और पिता का कारक। देखिए धनु लगन के लिए पिता का स्वामी 9th लॉर्ड सूर्य बनता है और पिता का कारक सभी की कुंडली में सूर्य होता है। ऐसी स्थिति में मार्च में क्या होगा कि ये दोनों का स्वामी शनि के साथ गोचर करेंगे। शनि के साथ गोचर करेंगे, वो भी पिता से मारक भाव में। इसको पिता की सेहत के लिए शुभ नहीं देखा जाएगा और कहा जाएगा कि इस समय उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखें। अगर आप उनके साथ एक ही घर में रह रहे हैं तो परेशानियां थोड़ी आ सकती है। और अगर उनकी खुद की कुंडली में कुछ क्षीण योग है, कुछ कमज़ोर योग है, तो वो परेशानी दे सकता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम इट तीसरे घर में 2 क्रूर ग्रहों का गोचर बहुत फ़ायदेमंद होता है आपके लिए, जातक के लिए। जहाँ तक पिता की बात है, उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा। ये अवधि जो रहेगी ये जैसे मैंने कहा 15 मार्च के आसपास ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मार्च में कर्म भाव पर 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव रहने वाला है, या ज़्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव रहने वाला है, मैं ऐसा कहूँगा। इस घर से छठे, सातवें, आठवें इन 3 घरों में शुभ ग्रहों का गोचर रहेगा। इसे शुभ लिया जाता है कार्य क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कर्म क्षेत्र में वृद्धि का योग है। ये कब रहेगा? ये मार्च में योग बनेगा ऐसा। इसके बाद अप्रैल, मई, जून की बात करें तो उस दौरान क्या होगा कि आपके लगन के स्वामी का भाग्य के स्वामी सूर्य से लगातार युति बनी रहेगी। पहले मेष राशि में बन जाएगी। मैं दोबारा समझाता हूँ, आपके भाग्य का स्वामी सूर्य है, राइट। और सूर्य आपके इस गुरु के साथ युति करेगा कब? लगभग 15 अप्रैल के बाद से। और उसके बाद ये सूर्य गुरु की युति अप्रैल से मई के बाद जून के भी कुछ टाइम तक बनी रहेगी, आगे पीछे होती रहेगी। तो ये बड़ा अच्छी बात है। भाग्य का स्वामी जब लगन के स्वामी के साथ चलता है तो इसको शुभ माना जाता है। कैसे शुभ माना जाता है कि आपके जो कर्म क्षेत्र है, आपका जो भाग्य है वो ज़्यादा साथ देगा। ये एक बात है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि सूर्य जब किसी ग्रह के साथ चलता है तो उसको अस्त कर देता है ना। बृहस्पति अगर सूर्य के साथ होगा तो बृहस्पति अस्त हो जाएगा।
ये अवधि आपकी प्रतिभा की वजह से आपके भाग्योन्नति को नहीं दिखा रही है, ये आपके आसपास के वातावरण की वजह से आपका भाग्योदय हो रहा है। फर्क समझिएगा, जब लग्नाधिपति खुद ही अस्त हो जाएगा तो आपकी प्रतिभा ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूप से दिखेगी, लेकिन हाँ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि ऑफिस में कोई जॉब छोड़ गया और उसके बजाय आपको वो रोल मिल गया, या किसी और के तनाव की वजह से आपको लाभ मिल गया। इस तरह के फ़ायदे होने के योग हैं। इन 2-3 महीने में इसका विशेष लाभ उठाने का प्रयास करें, अपनी तरफ से जो हो सकता है इसके लिए कीजिएगा। इसके बाद जून में बुद्धि भाव का स्वामी बुद्धि भाव में आ जाएगा, यानी मंगल का गोचर आपके पंचम में होगा। भाई ये बड़ा शुभ है। अगर आप छात्र हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा इस अवधि में जितना पढ़ेंगे परमात्मा की कृपा से वो सब याद होने के और उसको समझने में आपको आसानी रहेगी। तो इस अवधि का भरपूर लाभ उठाएं। इसके अलावा संतान के बारे में अगर प्लान कर रहे थे, वैसे तो देखिए संतान कोई आज प्लान करे कल तो हो नहीं जाएगी, ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो टाइम लगता है वो तो लगेगा ही, लेकिन कंसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से धनु लग्न वालों के लिए ये महीना शुभ रहेगा जब पंचम भाव में पंचमेश का गोचर होगा। आगे बढ़ते हैं। जुलाई से नवंबर, जुलाई आते ही शनि महाराज वक्री हो जाएंगे, तीसरे भाव में, तीसरे का स्वामी वक्री। छोटे भाई बहन अगर आपके हैं, आपके साथ रह रहे हैं, तो उनके व्यवहार में आप बदलाव देखेंगे। थोड़ा ईगो आ जाएगा, थोड़ा अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश होगी, वो आपको देखने को मिलेगा। और एक और ख़ास बात ये रहेगी कि धन भाव का स्वामी अपने से दूसरे भाव में, या यूँ कहूँ दूसरे का स्वामी अपने से दूसरे जाएगा और वहाँ पर वो वक्री हो जाएगा। ये पैसे के लिए ज़्यादा प्रयास को भी दर्शाता है आपकी तरफ से, कि आप ज़्यादा कोशिश करेंगे कि पैसा और कैसे बनाया जाए। तो इसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। तीसरे भाव में वक्री अगर तृतेश बैठेगा, वो भी क्रूर ग्रह होके, तो आपके क्या कहूँ मैं, आपके व्यवहार में पराक्रम को बढ़ाएगा। आप ज़्यादा बढ़िया तरीके से निर्णय ले पाएंगे, ऐसा ये दिखता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाग्य में शुक्र और बुध नवम भाव में अगस्त में आ जाएंगे। 9th हाउस में शुक्र बुध की युति होगी। 2 नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, इनकी युति यहाँ पर होना शुभ फलदायी है, फ़ायदा देती है भाग्य को लेकर, पिता को लेकर। आगे बढ़े तो अगस्त के अंत में दशम भाव में केतु की युति हो जाएगी 11वें के स्वामी से, जो नीच का होगा उस दौरान। मैं दोबारा दोहराता हूँ, धनु लगन में दशम भाव में कन्या राशि में शुक्र नीच का हो जाएगा और केतु से उसकी युति हो जाएगी। देखिए लाभेश नीच का दशम में हो और फिर केतु से युति हो जाए तो अधिक लाभ के प्रयास में जो काम आपका चल रहा है उसमें भी परेशानी होने के योग बनेंगे। मतलब अगर आपको कोई कहे कि आपका ग्रोथ का टाइम है और आपको फ़ायदा हो सकता है इस दौरान, तो मैं कहूँगा कि नहीं, थोड़ा सावधान रहिएगा। जैसा चल रहा हो, अगर कोई परेशानी ना हो तो अब ज़्यादा उन्नति के चक्कर में जो हाथ में जॉब है, जो हाथ में काम है, उसको मत छोड़िएगा। बड़े ऑर्डर के चक्कर में छोटे ऑर्डर को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि इस अवधि में आपका जब शुक्र नीच का होकर दशम भाव में होगा तो ये विशेष लाभकारी नहीं है अगर मैं लगन से देखूँ तो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होगा, अगस्त के अंतिम भाव के बाद सितंबर अक्टूबर में ग्रहण का प्रभाव दशम भाव में होगा, अगेन फिर करियर हाउस में, और फिर 9th लॉर्ड का वहाँ पर ग्रहण में आना, ये अगेन शुभ फलदायक नहीं है। कार्य क्षेत्र का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगस्त के अंत में, सितंबर का पूरा महीना, अक्टूबर के भी 15-20 तारीख तक मैं कहूँगा कि अपने कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, वो आपके लिए ज़्यादा लॉन्ग रन में फ़ायदेमंद नहीं होगा। इसके बाद अक्टूबर के अंत आते आते धन और लाभ भाव के स्वामी अपनी अपनी राशि में हो जाएंगे, अगेन पैसे के लिए अच्छी स्थिति बनेगी, वहाँ उसके बाद कोई परेशानी नहीं है। अंत में क्या होगा, जब साल खत्म होने लगेगा नवंबर दिसंबर में दोनों त्रिकोण के स्वामी धन भाव पर दृष्टि देंगे। दोनों त्रिकोण के अधिपति वक्री होकर आपके मकर राशि को देखेंगे जो धन भाव में आती है। तो ये पैसे के लिहाज से और उसके प्रयास के हिसाब से बड़ा अच्छा योग है। तो कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूँ कि इस कुंडली में जो कॉम्बिनेशन बनते हैं इस साल ओवरऑल अच्छे हैं। तीसरे भाव में एक क्रूर ग्रह का गोचर बहुत लाभदायक होता है, वो आपकी कुंडली में आया है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। पढ़ाई के लिहाज से साल अच्छा है। कंसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, बच्चे बेबी प्लान कर रहे हैं तो इस साल का आप सदुपयोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें रहने वाली है।
अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए क्या होने वाला है कि उनका लग्नेश उनके धन भाव में गोचर करेगा, वो भी स्वराशि का होकर, जिसे शुभ लेना चाहिए। तीसरे भाव में राहु का गोचर रहेगा, वो भी बहुत शुभ है। लग्नेश का बली होकर चलना, तीसरे भाव में क्रूर ग्रह का चलना, ये पूरे साल को बहुत अच्छा दिखाता है कि ये साल आपके लिए भी बहुत शुभ होने वाला है। इस दौरान और क्या चीज़ रहने वाली है कि आपके 12वें घर का स्वामी जो बृहस्पति बनता है, वो आधे साल तो आपके चौथे में रहेगा और उसके बाद ही आपके पंचम में चला जाएगा। अब देखिए, पंचम में जब चला जाता है तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि तीसरे का स्वामी अपने से तीसरे चला गया, तो पराक्रम बढ़ाएगा, ग्रोथ के लिए आप ज़्यादा प्रयास करेंगे, उसमें लाभ भी मिलेगा, वो फ़ायदेमंद है। लेकिन जब चौथे में चल रहा होगा द्वादशाधिपति, तो अगर आप विदेश में रहते हैं तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर आप स्वदेश में ही हैं और अपने जन्म स्थान के आसपास ही काम कर रहे हैं तो ये अवधि बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होती है। इस तरह से इसको आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फरवरी मार्च में आते हैं। वह फरवरी मार्च में क्या होने वाला है कि लग्नेश की छठे और आठवें भाव के स्वामी से युति हो जाएगी। इस कुंडली में छठे और आठवें भाव के स्वामी बनते हैं बुध और सूर्य, दोनों ही लग्नेश के साथ फरवरी के दौरान, 15 फरवरी के बाद से लगभग 15 मार्च तक दोनों साथ में रहेंगे। छठे और आठवें के स्वामी जब लग्नेश के साथ हो तो चिंता को दिखाते हैं और स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। हम यहाँ पर यही कहेंगे कि ये कॉम्बिनेशन दिखता है। हालांकि आर्थिक रूप से ये अच्छा रहेगा क्योंकि छठे का स्वामी धन भाव में चलना, धनेश के साथ चलना अर्थ त्रिकोण के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। तो हाँ, इसमें एक बात ज़रूर कहूँगा कि यदि आपके ससुराल या अष्टम भाव से हम जो और चीज़ें देखते हैं स्पेकुलेशन के बिजनेस में है, तो वो आपके फाइनेंस को नुकसान पहुँचा सकता है। ध्यान रखिएगा, स्पेकुलेशन के बिजनेस में है यानी कि सट्टा या किसी तरह के शेयर बाज़ार के काम में है तो ज़्यादा लालच मत कीजिएगा, उस लालच से आपको नुकसान होने के योग बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, फरवरी मार्च में उच्च का चतुर्थेश यानी कि मंगल लगन में गोचर करेगा। वैसे तो ये बड़ा शुभ माना जाता है जब उच्च का चतुर्थेश लगन में गोचर करे। ये अच्छा है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के पर्पस से, माँ की सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन कहीं ना कहीं लगन में एक क्रूर ग्रह का, और जो कि लग्नेश का खास मित्र नहीं है, उसका गोचर आपको स्ट्रेस देगा, आपके लिए तनाव का कारण रहेगा। मैं कहूँगा उस अवधि में गुस्सा कम कीजिएगा। अगर किसी चीज़ पर जल्दी गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो भी अपने आप को नियंत्रण में रखिएगा, नियंत्रित रखिएगा। अन्यथा कार्य क्षेत्र पर और ओवरऑल बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बाद में गिल्ट फील होगा कि मैंने ये क्यों किया। आगे बढ़ते हैं, मार्च के अंतिम सप्ताह में लग्नेश की चौथे और पांचवें भाव के स्वामी से युति हो जाएगी। मतलब लगन का स्वामी शनि, शुक्र और बुध दो नैसर्गिक शुभ ग्रहों के साथ गोचर करेगा। क्या कहने, ये बहुत अच्छा टाइम दिखाता है। ये दिखाता है आपको सपोर्ट मिलेगा, आसपास के लोग आपकी बेहतरी के बारे में सोचेंगे और एक वो कोजीनेस कि भैया मेरे साथ कोई है जो मुझे सहयोग दे रहा है, ऐसा फील करवाएगा ये अवधि। इसके बाद अप्रैल में आते हैं। अप्रैल में बुद्धि भाव का स्वामी जो कि शुक्र बनता है, वो तीसरे भाव में उच्च का होकर राहु सूर्य के साथ होगा और ग्रहण के टाइम का भी आसपास वो अवधि रहेगी। यहाँ पर हमें कहना होगा कि उदारता में आकर, उदारता आप समझते होंगे, बड़ी सोच के साथ कि अरे देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, ये एटीट्यूड आपको परेशानी दे सकता है आपके कार्यस्थल पर। और मुझे सब आता है, मुझे सब याद है, ये एटीट्यूड भी आपकी पढ़ाई में नुकसान दे सकता है क्योंकि हालांकि पंचमेश उच्च का है पर वो सूर्य राहु के साथ है, तो आपको परेशानी हो सकती है। अगर आप छात्र हैं, मैं कहूँगा पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ लीजिएगा, सिलेबस दोबारा कवर कर लीजिएगा, फ़ायदा रहेगा। बीच में अगर आपको लगता है ये सब आता है, उसके बाद अगर कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, वो एग्ज़ाम में आपको तंग कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, अप्रैल मई में पतन और व्यय भाव के स्वामी यानी कि छठे और 12वें भाव के स्वामी, पतन भाव अष्टम भाव को कहते हैं और 12वें घर को हम व्यय भाव कहते हैं, यानी गुरु और सूर्य दोनों चतुर्थ भाव में बैठेंगे। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अच्छा है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप मंत्र साधना कर रहे हैं, आप योगिक क्रियाओं में लिप्त हैं, तो ये अवधि आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आप गृहस्थ हैं और चीज़ें एक्युमुलेट कर रहे हैं, परिवार के लिए जोड़ रहे हैं, परिवार पे ध्यान है, तो ये अवधि बहुत ज़्यादा शुभ आपके लिए
नहीं दिखती है, क्योंकि अष्टमेश और द्वादशेश दोनों का चौथे में साथ चलना कोई बहुत शुभ फलदायक गृहस्थ लोगों के लिए नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं हम, कहाँ पहुँच गए थे, हाँ, मई के आरंभ में आते हैं। मई के आरंभ में तीसरे भाव का स्वामी अपने से तीसरे बैठेगा, यानी बृहस्पति भाव बदल देगा और आपका ये जो अभी चौथे में हमें बृहस्पति नजर आ रहा है, यहाँ से ये निकल के पंचम की यात्रा आरंभ करेगा। अच्छा है, क्योंकि ये वृषभ राशि में गोचर करेगा, ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है ये गोचर। और मैंने ऐसे कहा कि उसके बाद ज़्यादा प्रयास करने का मन करेगा, ज़्यादा कोशिशें करने का मन करेगा, ये देखने को मिलता है। फिर आते हैं मई के लगभग पूरे माह तृतीय भाव में मंगल राहु की युति लाभदायक है। तीसरे घर में जब दो क्रूर ग्रह चलते हैं तो उसे विशेष लाभदायक माना जाता है। कहते हैं कि जी ये भी करेज को बढ़ाता है, तो उस हिसाब से दो क्रूर ग्रहों का, मंगल राहु जैसे ग्रहों का तीसरे में गोचर आपको एक शक्ति प्रदान करेगा, लड़ने की, झगड़ने की, सामने वाले को अपनी बात समझाने की वैसा वाला योग आपके केस में बनेगा। आगे देखते हैं। जून के आरंभिक दिनों में, जून जब आरंभ होगा, तीनों शुभ ग्रह पंचम भाव में अष्टम के स्वामी से युत होंगे। दोबारा दोहराऊं, मकर लगन के लिए पंचम भाव में तीनों शुभ ग्रह यानी गुरु, बुध, शुक्र अष्टमेश सूर्य के साथ बैठेंगे। ये कुछ ही अवधि के लिए होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो जो रिसर्च में है, जो पैतृक संपत्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं ऐसे लोग, उनके लिए लाभदायक समय रहेगा और हायर स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तो जो बच्चे अभी पढ़ाई में हैं, इस तरह की चीज़ों में लिप्त हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद समय रहेगा। कौन सा? जून के आरंभिक दिनों में। उसके बाद जुलाई में बुद्धि और भाग्य भाव का संबंध केंद्र में रहेगा। अगेन बहुत अच्छी बात है, जब भाग्य और बुद्धि दोनों जुड़ जाती है तो फिर किसी और चीज़ की कमी नहीं रह जाती। आपका विवेक और आपका लक अगर दोनों मिल जाएगा तो फिर क्या परेशानी है, फिर तो ग्रोथ होनी निश्चित है। तो वो अवधि भी आपके लिए बेहतर रहेगी। फिर जुलाई में लग्नेश वक्री हो जाएंगे, और अपने ही घर में वक्री हो जाना मतलब सब कुछ होते हुए एक्स्ट्रा प्रयास करना, और उस एक्स्ट्रा प्रयास के चक्कर में मलाल हासिल होना। मतलब भाई, जब आप अपने ही घर में बैठे हैं तो संतुष्टि से बैठिए, आराम से चलिए। आप क्यों वक्र हो रहे हैं? वक्र होने पर हम ये मानते हैं कि आप ज़्यादा प्रयास करेंगे और अच्छा करने के चक्कर में जो चीज़ अच्छी है उसको भी ख़राब कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, परफेक्शन के चक्कर में बंदा काम ही नहीं करता कई बार। वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो उसका आपको ध्यान रखना है। जुलाई में लग्नेश वक्री हो जाएगा, वो मैंने आपको बता ही दिया। अगस्त के अंतिम दिनों में पंचम का स्वामी नवम भाव में नीच हो जाएगा, यानी कि शुक्र पंचम का, बुद्धि का स्वामी होकर नवम भाव में नीच हो जाएगा। वैसे पढ़ाई का इस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, विद्या अध्ययन के लिए फिर भी शुभ है क्योंकि नवम भाव में है। तो असर कहाँ है? असर है आपके प्रेम संबंधों पर, क्योंकि शुक्र पंचमेश है। अगर वो नीच का हो रहा है, केतु के साथ हो रहा है, तो ब्रेकअप होने के योग, संबंधों में विच्छेद होने के योग, अपनी पसंदीदा चीज़ों से दूर होने के योग आपके उस दौरान बनेंगे। आगे देखते हैं। सितंबर में भाग्य भाव में ग्रहण और भाग्येश का भी वहीं होना, ये कोई बहुत ज़्यादा शुभ फलदायक नहीं है। या यूँ कहूँ कि पिता भाव का कारक, पिता भाव का स्वामी, दोनों राहु केतु एक्सेस में उस दौरान नवम भाव में होंगे। तो ये अगेन अच्छा नहीं है आपके पिता के लिए और आपके भाग्य के लिए, तो उस अवधि का ध्यान रखें। सितंबर और अक्टूबर में दशम भाव में शुभ ग्रहों का गोचर अच्छी बात है। जब 10वें घर से गुजरेंगे तो कार्य क्षेत्र में नए मुकाम मिलने के और नए कार्यस्थल पर जाने के योग बनेंगे। जॉब चेंज होने के भी योग बनेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो गुरु वहाँ से अष्टम चल रहा होगा, वो सपोर्ट करेगा अगर आप जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं तो। साल के अंत में नीच का मंगल लगन को देखेगा सप्तम भाव में बैठकर, लग्नेश को देखेगा जो कि आपका सेकंड हाउस में चल रहा होगा, सेकंड हाउस को भी देखेगा, यानी लाभ को देखेगा, लाभेश को देखेगा, लगन को देखेगा, लग्नेश को देखेगा। प्रभु उस दौरान गुस्से में आके, आक्रामकता में आके, जल्दबाजी में कोई भी आर्थिक निर्णय नहीं लेने हैं। उस दौरान ये दिखता है कि आप इस कुछ गुस्से में आके, आवेश में आके अपना नुकसान कर सकते हैं, सेहत का भी और धन का भी। तो इसका आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज तो साल बहुत अच्छा है ही। अब बात करते हैं शनि के अगले राशि की, कुंभ राशि की। देखिए,
इस पूरे साल कुंभ राशि वालों का लग्नेश लगन में होगा। इससे बेहतर जगह लग्नाधिपति के लिए नहीं होती है। या तो भाग्य भाव में अच्छा होता है या वो लगन भाव में, मतलब जो सबसे अच्छी पोजीशन अगर हम कहें तो पूरे साल लग्नेश लगन में रहेगा। इसका फायदा आपको मिलेगा। उसी दौरान पूरे साल वाणी भाव में राहु का गोचर रहेगा। ये क्या दर्शाता है? लगन में लग्नाधिपति का गोचर ये दिखाता है कि आप में कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, आपके बारे में लोगों के बीच में राय अच्छी बनेगी या आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। लेकिन उसी दौरान अगर राहु दूसरे घर में हो तो आप अपनी वाणी का प्रयोग थोड़ा ध्यान से करें, क्योंकि अच्छे समय में हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जो फिर हमारे लिए बुरा वक्त ला देता है। तो मैं कहूँगा इस साल अपनी वाणी पर पूरे साल थोड़ा संयम रखिएगा। वैसे भी कुंभ राशि वाले कम और अच्छा ही बोलना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो किसी को अप्रिय बोलने से बचिएगा जितना बचा जा सकता है। धनेश और लाभेश का इस साल आपकी कुंडली में धनेश और लाभेश एक ही ग्रह बनते हैं, बृहस्पति। वो आधे साल तो आपके रहेंगे तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में, और उसके बाद चले जाएंगे चौथे में। देखिए, तीसरे में जाएंगे तो दूसरे का स्वामी अपने से दूसरे, 11वें के स्वामी लाभ भाव के स्वामी की लाभ भाव पर दृष्टि, पैसे के लिहाज से शुरुआत के 6 महीने मई जून जो भी है वहाँ तक ये स्थिति कोई बुरी नहीं है, अच्छी है। ये दिखाता है कि आपके लिए फ़ायदा रहेगा। अगर आप ब्रेड अर्नर है, घर पर आप ही के द्वारा पैसा लाया जाता है या आप ही मुख्य कमाई के स्रोत हैं, तो हम कहेंगे कि ये आपके लिए बेहतर समय रहेगा। परिवार के लिहाज से आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। फिर जब ये आधे साल के बाद चौथे में चला जाएगा, वैसे तो अपने दोनों भावों से देखेंगे तो शुभ भाव नहीं है ये। अपना मीन राशि से देखोगे तो तीसरे जा रहा है, धनु से देखोगे तो छठे जा रहा है। लेकिन एक अच्छी बात क्या होने वाली है कि मेरे लगन और लगन के मालिक शनि दोनों से केंद्र में आ जाएगा। तो उस आधार पर ये साल उसके बाद भी धन के लिए कोई बहुत बुरी स्थिति नहीं दिखती। अब आते हैं साल की शुरुआत में। तो 14 फरवरी के बाद से लगभग 14 मार्च तक लग्नेश लगन में ही सूर्य से पीड़ित होगा। ये अच्छी स्थिति नहीं होती है। व्याकुलता रहती है, स्ट्रेस रहता है, चीज़ें वैसी नहीं होती है जैसी आप सोच रहे होते हैं। आप इस जो कुंभ राशि वाले अभी इसी दौर से गुजर रहे हैं तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आप कैसा फील कर रहे हैं। ये ज़्यादा फील होगा अगर आपकी सूर्य या शनि की दशा चल रही होगी। तो क्या होता है कि आपको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है इस दौरान, जब सूर्य लगन में लग्नेश के ऊपर से गोचर करे और उसको अस्त भी कर दे, तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद आगे बढ़ें तो फरवरी के अंत में एक चीज़ और हो जाएगी कि पंचमेश भी जो कि बुध है वो भी लगन में आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि बुद्धि का स्वामी भी पीड़ित हो रहा है, लगन में 2 सूर्य शनि जैसे क्रूर ग्रहों के साथ चल रहा है, ऊपर से सूर्य और शनि जो है, शनि और बुध दोनों को सूर्य पीड़ित कर ही रहा है। तो कुल मिलाकर आपकी सोचने समझने की शक्ति पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। तो मैं कहूँगा इस अवधि में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, शांतिपूर्वक भगवान को याद करते हुए समय निकालिए, बहुत अच्छा समय रहेगा। आगे बढ़ते हैं। मार्च अंत में लग्नेश की नवम और दशम भाव के स्वामी यानी शुक्र मंगल दोनों से युति हो जाएगी, वो भी लगन में। बहुत अच्छी युति है। जब दोनों त्रिकोणाधिपति ऊपर से दशम भाव का स्वामी सब साथ हो जाएंगे तो ये आपकी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा समय, मार्च के अंतिम दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। अप्रैल आएगा तो अप्रैल में सूर्य उच्च का हो जाएगा। सूर्य सप्तमाधिपति है, वो तीसरे में उच्च का होगा। अगर लगन लग्नेश दोनों से देखूं तो तीसरे भाव में क्रूर ग्रह का गोचर, वो भी उच्च का होना, ज़्यादा टेक्निकल टर्म हो रही है आई नो, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। तो तीसरे भाव में गोचर होना आपके लिए फ़ायदेमंद है। जीवन साथी से लाभ मिलने के योग है, न केवल जीवन साथी से। यहाँ पर वो ये जो युति होगी जब सूर्य उच्च का होगा तो वहाँ पर बृहस्पति महाराज भी मौजूद होंगे। वो इंडिकेट करता है बड़े लोगों में उठ बैठ बढ़ने के योग है। मेरी बात समझ रहे हैं? बड़े लोग मतलब जो आपसे उच्च पद पर है, आपसे ज़्यादा संसाधन जिनके पास हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन बनेगा। कोई बड़ी बात नहीं है आपके कोई गुरु भी आपसे मिल ले, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। लगभग पूरे अप्रैल लग्नेश और कर्मेश की युति लगन में रहेगी। वैसे तो लगन का स्वामी कर्म भाव के स्वामी के साथ लगन में हो तो कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन वी शुड नॉट फॉरगेट कि ये मंगल लग्नेश का कोई खास मित्र नहीं होता है, तो ये काम की चिंता को दिखाता है। जब तक शुक्र यहाँ पर था तब हम कह रहे थे अरे भाग्य का स्वामी कर्म का स्वामी लगन में लग्नेश के साथ बहुत अच्छी बात है।
लेकिन जब एक बार शुक्र साथ छोड़ देगा तो फिर काम की चिंता थोड़ी ज़्यादा रहेगी, स्ट्रेस रहेगा कि काम को और कैसे बढ़ाया जाए। तो इस बारे में आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरे और चौथे भाव से हम अपने परिवार को देखते हैं, अपने कुटुंब को देखते हैं। दूसरे भाव में मंगल राहु का गोचर आपका रहेगा मई जून में, और चौथे में सूर्य गोचर कर रहे होंगे, यानी कि क्रूर ग्रहों का गोचर आपके दूसरे और चौथे घर पर रहने की वजह से उस अवधि को हम पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं देख रहे हैं। तो प्रयास कीजिएगा उस दौरान कोई बड़ा पारिवारिक मामलों में आप इन्वॉल्व ना हो, लिप्त ना हो, और थोड़ा तनाव से बचे। घर में तनाव हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। जून के अंत और जुलाई के आरंभ में तीनों त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में ही मिलना बहुत शुभ फलदायक है। शनि आपके लगन में जैसा है वैसा ही रहेगा, और शुक्र बुध भी केंद्र में आ जाएगा, त्रिकोण में आ जाएगा। तो ये इसको शुभ माना गया है और ये बहुत फ़ायदेमंद समय रहेगा। इस समय कोई ऐसा निर्णय हो सकता है तो जो आने वाले जीवन में आपको बहुत लाभ दे। तो उस समय अगर कोई अवसर मिल रहा हो, कोई बात चल रही हो, या आपकी कोई प्लानिंग चल रही है, तो उसका एग्जीक्यूशन उस टाइम पे करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ रहेगा। अगस्त में सप्तम भाव में 2 शुभ ग्रहों का गोचर, वो भी शुभ फलदायी है, और सप्तमेश का भी वही होना, सूर्य वही होंगे, उसके साथ 2 शुभ ग्रह चल रहे होंगे। तो जो बच्चे विवाह के बारे में सोच रहे हैं, वैवाहिक जीवन जिनका आरंभ होने के योग बन रहे हैं, मैं कहूँगा उस दौरान उनको अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं और विवाह में कन्वर्ट वो हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। सितंबर में भाग्य का स्वामी अष्टम भाव में नीच हो जाएगा, वो भी केतु के साथ। भाग्य का स्वामी अष्टम में जाना और फिर वो नीच का हो जाना प्लस केतु के साथ होना भाग्य हानि के योग दिखाता है। उस दौरान मैं यही कहूँगा कि थोड़ा ध्यान से समय निकालें और कोई बड़ा निर्णय नहीं लें। सीधी सी बात है। पिता की सेहत का ध्यान रखें और धार्मिक क्रियाओं में लिप्त रहें। जो भी जिनकी भी आप पूजा करते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनकी पूजा से आप मुंह ना मोड़ें। उस दौरान ऐसा बनेगा योग कि आपका पूजा पाठ में मन थोड़ा कम लगे। उसके बावजूद मैं कहूँगा आपको उस दौरान ज़्यादा करनी चाहिए, जिससे वो लाभ आपका बना रहे। सितंबर अंत और अक्टूबर के आरंभ में मार्केश सूर्य, जो इस कुंडली के लिए 7th लॉर्ड होता है, वो अष्टम में ग्रहण योग में आ जाएगा। अगेन वो आपकी सेहत के लिए शुभ नहीं है। अगर आप खुद ड्राइव करते हैं या आपके काम में कोई ऐसा है जिसमें रोमांच या रिस्क ज़्यादा है लाइफ का, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा उस दौरान। कोई बड़ा ऐसा एडवेंचरस काम के लिए नहीं निकलिएगा, लाइफ का रिस्क नहीं लीजिएगा, गाड़ी ध्यान से चलाइएगा। अगर स्पीड का शौक है उसके बावजूद कंट्रोल में रखिएगा गाड़ी, तो बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर के अंत और नवंबर में शुक्र बुध का भाग्य भाव और उसके बाद कर्म भाव पर से गोचर विशेष लाभदायक है। ये दिखाता है कि साल का अंत आपका बड़ा अच्छा जाने वाला है। और एक और चीज़ रहने वाली है साल के अंत में कि आपका जो 10th लॉर्ड है, जिसे मंगल इस कुंडली में बनता है, वो छठे भाव में नीच होकर वक्री होगा, जो ये दिखाता है कि उस दौरान जॉब चेंज की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दिसंबर के इस महीने में अगर आप जॉब सर्च कर रहे होंगे तो, या आपका मन है चेंज करने का, तो वो उस दौरान आपकी बातें एग्जीक्यूशन की तरफ जाती दिखती है। तो दोबारा दोहरा देता हूँ, लग्नेश का लगन में होना बहुत अच्छा रहने वाला है इस पूरे साल। और इसके अलावा भी जैसा कि वक्री लग्नेश होगा बीच में साल के अंत के दौरान, तो वो भी नवंबर तक रहने वाला है। वो ये दिखाता है कि आप प्रयास ज़्यादा करेंगे, उसको इंडिकेट करता है। आर्थिक दृष्टिकोण से साल में कोई खराबी नहीं है। हाँ, एक बात और, धन भाव में राहु केतु एक्सेस का होना और धनेश का वक्री होना जो होगा ये अपना साल के अंत में, तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए सट्टे वाला काम जो है उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो कहीं ऐसी जगह पैसा नहीं फंसाइएगा जहाँ से निकालना आपके लिए मुश्किल हो। अब बात करते हैं मीन राशि की, आखिरी राशि की, कि वो आपके लिए कैसी जाने वाली है। सो भाई, मीन राशि में क्या होने वाला है। मीन राशि में ध्यान दें तो, एक मिनट दीजिएगा। पूरे साल लग्न में राहु का गोचर मति भ्रम को इंडिकेट करता है, गलत निर्णय लेने को इंडिकेट करता है। वो भी जलीय राशि में हो तो वहम को इंडिकेट करता है। किसी तरह का वहम, मिसअंडरस्टैंडिंग, शक आपको हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें जैसी नज़र आ रही है उसको वैसे ना लेकर उसके जड़ तक जाइएगा, और कोई सतही तौर पे चीज़ों को जज करके उन पर बड़े निर्णय नहीं लेने। आगे
व्यय भाव में क्रूर शनि का गोचर। वैसे तो व्ययेश अपनी ही राशि का है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो 12वीं राशि में राहु और 12वें भाव में शनि। आपकी नींद उड़ने वाली है, नींद कम हो जाएगी। और अगर आप शहर में रहते हैं किसी, तो आजकल तो वैसे ही ये रील्स, इंस्टाग्राम और बाकी चीज़ों की वजह से लोगों की नींद पर असर आ रहा है। अभी रिसेंटली मैं सर्वे पढ़ रहा था जिसमें बताया गया कि लोगों का जो नींद का स्पैन है कम भी हो रहा है, और जो उसकी क्वालिटी स्लीप है वो भी डिस्टर्ब हो रही है बिकॉज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। तो वो आपके केस में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल करिएगा इस चीज़ को। लग्नेश का दूसरे भाव में गोचर रहेगा साल के शुरुआत में, अच्छी बात है। धन भाव में लग्नेश का गोचर लाभदायक है। इस दौरान एक चीज़ और भी रहेगी कि जब तक गुरु यहाँ पर रहेगा, शनि की दृष्टि में भी रहेगा, राइट। तो अगर आप मुझसे पूछें तो आध्यात्मिक रूप से ये अच्छा है, धार्मिक रूप से ये अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी में मन लगेगा, दान धर्म ज़्यादा होगा, अच्छी जगह पर होगा, ये इसको इंडिकेट करता है। साल के आरंभ में आए तो छठे भाव का स्वामी द्वादश भाव में द्वादशेश के साथ होगा, यानी सूर्य शनि की युति हो जाएगी। कहाँ पर? 12वें घर में। ऐसे में बीमारियों पर और कोर्ट केसेस पर खर्चा होता दिखता है। किसी का भी हो सकता है, किसी और की बीमारी भी हो सकती है, तो उस पर आपकी जेब से पैसा खर्च होता दिख रहा है। प्रयास कीजिएगा खुद ही कर दें। अगर कोई नीडी है जिसको दवाइयों की ज़रूरत है, तो आपके हाथ से अगर उनको दान मिलता है तो आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा। भाग्याधिपति मंगल का लाभ भाव में उच्च का होकर चलना, ये कब रहने वाला है? 15 मार्च तक रहेगा। तो क्या रहने वाला है? भाग्याधिपति मंगल का लाभ भाव में गोचर रहेगा, और वो गोचर केवल लाभ भाव में ही नहीं रहेगा, वहाँ से उसकी चौथी दृष्टि धन भाव पर आएगी, जहाँ पर आपका लग्नेश ऑलरेडी चल रहा होगा। पैसे के लिहाज से, लाभ के हिसाब से, संसाधनों के हिसाब से अच्छा समय है, फ़ायदा रहेगा आपको। इसके बाद 16 मार्च से 22 अप्रैल के बीच में आए तो धन और लाभ दोनों के स्वामी यानी शनि और मंगल दोनों की युति 12वें घर में हो जाएगी। ऐसे में जो लोग विदेश में कार्यरत है या विदेश के लिए कार्यरत है, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, उसके लिए तो ये समय ज़्यादा शुभ दिखता है। हालांकि जो भारत में है उनको मैं यही कहूँगा, या जो भारतीय बाज़ार में ही काम कर रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है, पर कुछ फ़ायदा आपको भी रहेगा, क्योंकि धनेश लाभेश की युति होना कोई छोटी बात नहीं है, चाहे वो द्वादश में ही क्यों ना हो। एक बात और भी है, जब वो द्वादश में युति करेंगे तो 2 क्रूर ग्रह होकर लग्नेश से 11वें घर में होंगे, ये भी आपको फ़ायदा ही पहुँचाता दिख रहा है। तो ओवरऑल ये पैसे के लिहाज से ये भी युति अच्छा फल देगी। फिर मार्च के आरंभ में आए तो 6, 8 और 12 भाव आप समझते होंगे, तीनों को बहुत ही नेगेटिव भाव कहा जाता है। उन तीनों की युति द्वादश में हो जाएगी। अब इसे विपरीत राजयोग की संज्ञा दी जाती है। हालांकि गोचर का विपरीत राजयोग कोई खास एकदम से कुछ चीज़ें नहीं बदल सकता, लेकिन अगर कुंडली में थोड़ा भी ऐसा योग है जो फ़ायदा देने वाला होगा, तो आपसे लोगों की उम्मीदें टूटने के बाद आप उनका भला करेंगे, ऐसा नज़र आता है। इसको शुभ लेना चाहिए इन शॉर्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मार्च में नीच सप्तमेश का राहु के साथ गोचर, मार्च में नीच सप्तमेश का, यानी बुध नीच हो जाएंगे और वो भी लगन में चलेंगे, राहु के साथ चलेंगे। इस गोचर को पति पत्नी में तनाव को के लिए लिहाज से देखा जा सकता है। गलत फहमी हो सकती है, वो ऑलरेडी राहु वहाँ पर है, ऊपर से नीच मरकरी भी लगन में चलेगा, तो सोचने समझने की शक्ति पर और बुरा असर पड़ेगा। वही सप्तमेश हो जाएगा तो इसको हम और इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस दौरान पति पत्नी में तनाव हो सकता है, वो भी बेवजह, वो बहुत छोटी सी बात पर जिसका कोई कारण ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद मई में आते हैं। मई में भाग्य स्थान का स्वामी मंगल लगन में गोचर करेगा। बहुत अच्छी बात है, लगन में भाग्य के स्वामी का गोचर व्यक्ति के काम बनाता है, बिगड़े काम बनाता है, चीज़ें आसान हो जाती है, वही धनेश भी होगा। तो कुल मिलाकर मई का जो समय रहेगा वो आपके लिए लाभदायक है, विशेष लाभदायक है। मई में लग्नेश तृतीय भाव में चले जाएंगे, कालपुरुष की दूसरी राशि में। एक दूसरा, शनि से उनका पिंड छूटेगा, जो शनि की दृष्टि उस पर आ रही है गुरु पर, जब वो मेष में चल रहे हैं तो वो छूट जाएगा, क्योंकि वृषभ में जाने के बाद शनि की दृष्टि वहाँ पर नहीं आएगी। आप लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे उस दौरान, जब गुरु वृषभ में होगा,
क्योंकि एक तो तीसरा भाव कालपुरुष की दूसरी राशि, ये इंडिकेट करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल और इम्प्रूव हो जाएगी, लोगों से कनेक्ट करना आसान हो जाएगा और जो विरक्ति का भाव है थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये अच्छा मानना चाहिए और इसको हम पॉजिटिव लेंगे और अपना काम बढ़ाने की तरफ आपका ध्यान और बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। जून में चतुर्थ भाव में चौथे का स्वामी कौन? चौथे का स्वामी बुध छठे आठवें यानी सूर्य और शुक्र के साथ चलेगा। कब? जून में। ये अवधि ज़मीन वाले कार्य यानी कि रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं, व्हीकल लेने का सोच रहे हैं, व्हीकल रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी परचेज करने से बचिएगा। ये वैसे तो बहुत थोड़ी अवधि के लिए है, लेकिन फिर भी उस दौरान कोई डील मत कीजिएगा, ज़मीन से जुड़ी हुई तो फ़ायदा रहेगा। जुलाई अगस्त में लग्नेश का भाग्येश के साथ मिलन होने वाला है, यानी गुरु और मंगल दोनों साथ हो जाएंगे। जैसा कि लगन में जब हमने कहा कि भाग्येश का गोचर अच्छा होता है, लग्नेश के साथ तो और अच्छा होता है। तो गुरु मंगल की ये युति आपके लिए विशेष लाभकारी है, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। इस दौरान लिए गए निर्णयों में बहुत फ़ायदा होगा, दिमाग ज़्यादा तेज़ चलेगा। कुल मिलाकर ये अवधि बहुत अच्छी जाने वाली है। मैं किस अवधि की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ जुलाई अगस्त में, लगभग आधा जुलाई और पूरा अगस्त, तो बहुत अच्छा जाने वाला है। अब आते हैं सितंबर के महीने में। 3 सितंबर को सप्तम भाव में नीच अष्टमेश बैठा होगा, यानी शुक्र सप्तम भाव में केतु के साथ बैठा होगा। सलाह ये रहेगी कि उस दौरान ससुराल पक्ष से दूर से नमस्ते करें और उनका अगर आपके पारिवारिक जीवन में दखल है तो उसको थोड़ा कम करें। ठीक है, ये पुरुष और महिला दोनों पर लागू होता है। कहीं ये नहीं सोचिएगा कि मैं सिर्फ पुरुषों के लिए कह रहा हूँ। अगर आप महिला भी हैं और आपके पारिवारिक जीवन में आपके ससुराल वालों का दखल थोड़ा ज़्यादा है, इस दौरान उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। तो आपने कंट्रोल रखना है, या यूँ कहें कि थोड़ा कम उन बातों में पड़ें तो बेहतर रहेगा। इसके बाद अक्टूबर में सप्तम भाव में ग्रहण का योग बन जाएगा। अगेन विच दिस एक्लिप्स इज़ नॉट गुड। 7th हाउस में तो खास तौर पर सप्तमेश भी उस दौरान वही होगा। छठे का स्वामी सप्तम में आ जाएगा। तो जो मैंने शुरुआत में कहा कि वो जो दखल अंदाजी है वो बढ़कर बड़ा रूप ना ले ले, विकराल रूप ना ले ले, इसका आपको ध्यान देना है। ऑलरेडी राहु लगन में है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि गलत फहमी हो सकती है। तो इस योग को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और बैलेंस बना के चलने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद वर्ष के अंत में आए तो लग्नेश वक्री होगा, आपका भाग्याधिपति भी वक्री होगा और दोनों मिलकर लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहे होंगे। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके पैसे को बढ़ाने को दिखाता है। आप अपना प्रयास ज़्यादा करेंगे कमाई के साधन और बढ़ाने के लिए, जिससे कि फ़ायदा होने के योग है। तो कुल मिलाकर ये साल आपके लिए गलत फहमी से बचने का है, मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर रहने का है। खर्चे बराबर बने रहेंगे, लेकिन उन खर्चों से फ़ायदा भी होता दिख रहा है और ओवरऑल ये साल मध्यम दर्जे का आपका रहने वाला है। तो भाई ये था 2024 12 लग्नों के लिए। आई नो कि बहुत देर से ये वीडियो आया, बहुत सारे कमेंट भी आए अच्छे और बुरे। इस वीडियो का तो स्पेशली, इस वीडियो से पहले तो ख़ास तौर पर बड़ा क्या मैं बोलूँ, वो टॉन्ट वे में मुझे बोला गया कि सर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। भाई कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, मेरी गलती है, मुझे जल्दी बनाना चाहिए था। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले कुछ समय मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था 1-2 हफ्ते के लिए, और उसके बाद बाहर जाना हुआ तो वहाँ पर बनाने का मौका ही नहीं मिला। इस वजह से ये लेट हो गई। आगे से आपकी भावनाओं की मैं कद्र अभी भी करता हूँ, अब थोड़ा और ज़्यादा करूँगा, क्योंकि वो कमेंट देखकर ये लग रहा था कि लोगों को उम्मीद है तभी तो बोल रहे हैं कि भाई क्यों नहीं आ रहा है। तो प्रयास करूँगा कि आपको दोबारा इतना वेट ना करवाऊँ। और इस कंटेंट के चक्कर में मैंने 2 कंटेंट और रोके हुए हैं, मतलब मैं बना चुका हूँ उसे, वो रेडी हैं, सिर्फ इसलिए नहीं अपलोड कर रहा था कि भाई लोगों के वो वीडियो डालते ही लोग बोलेंगे हाँ सर आपने वो चाल तो दिए नहीं, अभी तक वेट करवा रहे हो, तो इसलिए उसको रोक दिया था। अब ये आ गया है तो वो भी जल्दी आ जाएगा। अपना ध्यान रखें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको अपनी राशियों के बारे में जानने को मिला हो, पिछले साल का भी देखना कैसा रहा था आपके लिए, सो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा जानकर। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और अच्छा काम करें, ज़्यादा काम करें। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ।
जय श्री राम।